हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि है स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन पाइथन। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और सी प्लस प्लस इसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी वेरिएबल के नेम के आगे अगर हम लोग स्टैटिक ऐड कर देते हैं तो वो वेरिएबल स्टैटिक हो जाता है। उसी तरीके से किसी मेथड के आगे अगर हम लोग स्टैटिक ऐड कर देते हैं तो वो मेथड स्टैटिक हो जाता है। लेकिन पाइथन में स्टैटिक कीवर्ड जैसा कोई फीचर होता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है ना, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड, इसको हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक में। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो एक क्लास लेवल वेरिएबल होता है जो कि सारे इंस्टेंस के एक्रॉस शेयर्ड होता है। ठीक है, कोई भी इंस्टेंस इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। दूसरा होता है स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड जो होता है वो क्लास का मेथड होता है और इस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टेंस का ज़रूरत नहीं होता है। इस मेथड को आप डायरेक्टली क्लास के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड नेम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड। ठीक है, इसका यूज केस क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए समझो कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक मेथड क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसको हम लोग ये जो फंक्शनैलिटी होता है स्टैटिक वेरिएबल का, इसको हम लोग क्लास एट्रीब्यूट के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जब भी मैं क्लास एट्रीब्यूट बोलूँ तो आप समझो कि मैं स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा क्लास एट्रीब्यूट इन प्लेस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास एट्रीब्यूट देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक क्लास डिफाइन करूँ कार, ठीक है, और उसके अंदर मैं दूँ व्हील्स इज इक्वल टू 4 और उसके नीचे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊं इनिट। ठीक है, इनिट कंस्ट्रक्टर लूँ, उसमें मैं सेल्फ दूं और एक दूसरा ब्रांड दूं। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। ठीक है, तो ये मेरा एक क्लास रेडी है कार का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो ब्रांड होता है ना, कोई भी एट्रीब्यूट अगर हम लोग इनिट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट बोलते हैं। और अगर हम लोग इनिट के बाहर करते हैं, जस्ट इनसाइड द क्लास, क्लास के जस्ट इनसाइड अगर हम लोग कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट ही स्टैटिक वेरिएबल का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने एक क्लास डिफाइन किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस क्लास का दो इंस्टेंस बनाऊंगा या दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो car1 इज इक्वल टू कार और उसके अंदर मैं दे दूंगा टोयोटा। ठीक है, टोयोटा दिया मैंने। car1 एक इंस्टेंस बनाया कार क्लास का। अब मैं दूसरा इंस्टेंस बनाऊंगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार क्लास का, जो कि होगा क्या होगा, होंडा। ठीक है, हमने दो इंस्टेंस बना लिए कार क्लास का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कार क्लास है, एक car1 इंस्टेंस है और car2 इंस्टेंस है। ठीक है, तो मैं तीनों केस में क्या करूँगा, तीन केस लूँगा जिसके थ्रू मैं जो क्लास का एट्रीब्यूट है उसको मैं एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लास के हेल्प से मैं एक्सेस करता हूँ कार डॉट व्हील्स। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूँगा, इसको मैं प्रिंट किया। ठीक है, अब ये मैंने क्लास लेवल पे मैं एक्सेस किया क्लास एट्रीब्यूट को। अब मैं इंस्टेंस लेवल पे करूँगा car1 डॉट व्हील्स, ये इंस्टेंस 1 लेवल पे हुआ। ठीक है, एक्सेस।
और ये जो हुआ वो इंस्टेंस 2 लेवल पे हुआ, और मैं तीनों प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि ये क्लास एट्रीब्यूट इंस्टेंस लेवल पे भी एक्सेसिबल है, ठीक है, और जो वैल्यू है वो सेम है तीनों केस में, इंस्टेंस लेवल पे और क्लास लेवल पे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग इंस्टेंस के हेल्प से क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो क्लास एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है वही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो क्लास का नेम है ना कार, उसके हेल्प से हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। हमने नंबर ऑफ व्हील्स 6 कर दिए, तो हमने क्लास लेवल पे जा करके और नंबर ऑफ व्हील्स हमने 6 कर दिए, और मैं इसको फिर से प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ व्हील्स 4 थे, दोनों इंस्टेंस के लिए भी और क्लास लेवल पे भी, और जब मैं चेंज कर दूंगा क्लास लेवल पे और जब मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि इंस्टेंस लेवल पे भी चीज़ें चेंज हो गई। क्लास लेवल पे हमने चेंज किया तो इंस्टेंस लेवल पे भी चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इंस्टेंस के हेल्प से चेंज करूँगा, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं करूँगा कार 1 डॉट व्हील्स इज इक्वल टू, मैं मान लो 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 8 कर दिया और जब मैं इसको फिर से एक्सेस करूँगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो चेंज हुआ ना ये सिर्फ और सिर्फ कार वन इंस्टेंस पे ही हुआ, क्योंकि मैंने जो एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज किया वो मैं इंस्टेंस 1 की हेल्प से किया, इसीलिए जो अपडेट मुझे दिखा वो सिर्फ इंस्टेंस 1 पे दिखा, ना कि वो कार पे दिखा और ना ही कार 2 पे दिखा, ठीक है। तो ये क्लियर है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, कि व्हेन यू अपडेट ए क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, यूजिंग एन इंस्टेंस, मैंने कार 1 एक इंस्टेंस है उसके हेल्प से मैंने अपडेट किया, तो क्या होता है, पाइथन डज नॉट एक्चुअली अपडेट द क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इंस्टेड ये क्या करता है, इंस्टेड इट क्रिएट्स ए न्यू इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इंस्टेड इट क्रिएट्स ए न्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है, न्यू इंस्टेंस एट्रीब्यूट दैट शैडोज द क्लास एट्रीब्यूट ओनली फॉर दैट इंस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी इंस्टेंस के हेल्प से अगर अपडेट करते हो ना क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू, तो क्या होता है कि वो अपडेट नहीं करता है, उसके जगह पे ये क्या करता है, एक नया इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट करता है विद द सेम नेम, ठीक है। तो कार 1 क्या करेगा कि एक और इंस्टेंस एट्रीब्यूट ऐड कर देगा जो कि होगा व्हील, और उसका वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या होता है, अगर क्लास एट्रीब्यूट और किसी इंस्टेंस में एट्रीब्यूट सेम नेम का है तो दैट वर्क्स एज ए शैडो का काम करता है। मतलब नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी क्लास एट्रीब्यूट के हेल्प से अगर आप एक्सेस करते हो ना तो वो पहले चेक करेगा कि वो एट्रीब्यूट उसके इंस्टेंस लेवल में है या नहीं, अगर है तो उसको रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तब वो क्लास लेवल पे जाके चेक करेगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शैडो इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चूंकि पाइथन में स्टैटिक जैसा कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो स्टैटिक मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, एंड दैट डेकोरेटर इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। डेकोरेटर क्या होता है, इसको हमने डेकोरेटर वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको देखा था, ठीक है। आप शॉर्ट में इतना समझो कि डेकोरेटर एक फंक्शन होता है, वो इनपुट एक फंक्शन लेता है और आउटपुट भी एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप जिस मेथड के ऊपर डेकोरेटर ऐड करते हो वो उस मेथड को इनपुट लेता है, उसमें कुछ अपडेट करता है या कुछ रैप अराउंड करता है, और मॉडिफाइड जो फंक्शन होता है उसको रिटर्न करता है, ठीक है। डिटेल के लिए आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो स्टैटिक मेथड जो होता है ना, स्टैटिक मेथड वो क्लास लेवल का मेथड होता है और उसको आप लोग डायरेक्टली क्लास के हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक मेथड के अंदर हम लोग कोई भी आर्गूमेंट नहीं देते हैं, लाइक सेल्फ या CLS। सेल्फ इज इंस्टेंस का आर्गूमेंट, CLS इज ए क्लास का आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ भी आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं, ये होता है स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे ना तो उसका एक लिमिटेशन होता है स्टैटिक मेथड का, कि स्टैटिक मेथड के अंदर आप कुछ भी
एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाहे वो इंस्टेंस का एट्रीब्यूट हो चाहे वो क्लास का एट्रीब्यूट हो। मतलब स्टैटिक मेथड ना तो क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता है ना तो इंस्टेंस का एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टैटिक मेथड एक लिखते हैं। तो मैं लिखूँगा क्लास माई क्लास, उसके अंदर मैं स्टैटिक मेथड डिफाइन करूँगा, डिफाइन स्टैटिक। आप जो भी मेथड का नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, उसके नीचे मैं लिख दूँगा प्रिंट एंड उसके अंदर मैं दे दूँगा दिस इज स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक डिफाइन करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में हम लोग मेथड के पहले हम लोग स्टैटिक कीवर्ड ऐड करते हैं, लेकिन पाइथन में स्टैटिक कीवर्ड होता नहीं है। तो हम लोग पाइथन में क्या करेंगे, एक डेकोरेटर यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा स्टैटिक मेथड इम्प्लीमेंट हो गया माई क्लास के लिए। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को हम लोग हमेशा क्लास के हेल्प से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो माई क्लास डॉट स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो आप देखोगे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड क्लास का होता है, लेकिन ना तो ये सेल्फ लेता है ना तो CLS लेता है। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल मेथड देखते हो किसी क्लास में तो इट ऑलवेज टेक फर्स्ट आर्गुमेंट आइदर एज CLS और सेल्फ, लेकिन ये नहीं लेता है। और अगर ये नहीं लेता है तो ये क्लास के एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को एक्सेस ही नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। स्टैटिक मेथड को हम लोग इस डेकोरेटर के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और इसको क्लास के नेम से हम लोग कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है स्टैटिक, ये क्लास और इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता है एंड इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, चूंकि वो क्लास या इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता है तो इट इज जस्ट ए नॉर्मल फंक्शन। द ओनली थिंग इज कि उसको मैंने क्लास के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो काइंड ऑफ इनकैप्सुलेट कर दिया, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता एक नॉर्मल फंक्शन में और एक स्टैटिक मेथड में। ठीक है, स्टैटिक मेथड हम लोग मोस्टली दो जगह पे यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई यूटिलिटी फंक्शन लिखना है। ठीक है, लाइक हमारे क्लास में बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, और कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ यूटिलिटी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लाइक एक ऐसा ऑपरेशन जो कि मल्टीपल मेथड्स में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने क्लास लिखा जिसमें 5 मेथड्स हैं इंस्टेंस के, m1 m2 m3 m4 m5। तो हर एक मेथड में कुछ सेट ऑफ लाइंस कोड है, वो काइंड ऑफ रूटीन वर्क है, वो यूज़ होता है हर केस में। उसको मैं क्या कर दूंगा ना, मैं एक स्टैटिक मेथड बना दूंगा और उसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये हेल्पर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। दूसरा, इसको ऐसे फैक्ट्री मेथड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री मेथड क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को हम लोग एज ए यूटिलिटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल देखते हो मैथ हेल्पर, तो इसमें मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन ऐड किया ये चेक करने के लिए क्या ये इवन है। दूसरा हमने यूज़ किया स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को हम लोग क्लास के हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग चेक करें क्या वो इवन है। तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, 10 इज ए इवन, है ना, 10 इज ए इवन। दूसरा, उस नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, तो अगर हम लोग 4 पास करें तो ये 16 दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे हेल्पर फंक्शन के तरह यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एज ए फैक्ट्री मेथड। ठीक है, तो फैक्ट्री मेथड जो होता है ना, फैक्ट्री मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो फैक्ट्री मेथड उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके और वो इंस्टेंस रिटर्न करता है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब फैक्ट्री मेथड का यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल ना करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डेवलपर है वो कंस्ट्रक्टर कॉल ना करे, वो एक फैक्ट्री मेथड कॉल करे जो कि इंस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, क्लास का, तो मैं एक फैक्ट्री मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, फैक्ट्री मेथड का यूज़ मल्टीपल चीज़ों के लिए होता है, लाइक अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कस्टमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या इनपुट दे रहा है यूज़र। ठीक है, यूज़र क्या इनपुट दे रहा है एज ए आर्गूमेंट, मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो या डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल हो, तो मैं उस केस में फैक्ट्री मेथड लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ सिंगल्टन क्लास का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना, कि एक क्लास में एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, तो उस केस में मैं फैक्ट्री मेथड कॉल कर सकता हूँ, है ना।
फैक्ट्री मेथड पहले चेक करेगा कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका क्रिएट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करता है तो सेम जो इंस्टेंस है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे यूज केस के लिए फैक्ट्री मेथड का यूज़ होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्लास यूज़र डिफाइन किया जिसके अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम और एज दोनों इनिशियलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हम लोग एक मेथड दे रहे हैं डिफाइन क्रिएट। ये एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग एज ए फैक्ट्री मेथड यूज़ कर रहे हैं। वो ये क्या करेगा, ये नेम और एज इनपुट लेगा। ठीक है, और वो पहले चेक करेगा कि एज अगर 18 से कम है, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा विथ एक्सेप्शन कि यूज़र का एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। ठीक है, और अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो आप बोलोगे कि मैं क्रिएट क्यों ही कॉल करूँगा, मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूँगा, है ना। तो एज ए कॉन्सेप्ट लेवल पे, अभी मैं लैंग्वेज पे बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए कॉन्सेप्ट लेवल पे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फॉर सेफ्टी पर्पस ये चाहते हैं, या सैनिटी पर्पस ये चाहते हैं कि कोई भी किसी क्लास का इंस्टेंस डायरेक्टली क्रिएट ना कर ले विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। उसको कुछ सैनिटी स्टेप से मैं चेक करूँ कि क्या वैल्यू पास कर रहा है, सही है नहीं है, एक्सपेक्टेड इनपुट है या नहीं। तो मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देता हूँ, और जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दूंगा तो वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकता है वो इंस्टेंस, तो उसको फिर एट द एंड यूटिलिटी फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये लॉजिक जो है सिंगलटन क्लास का, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया संजीव, जिसका एज 25 है, और मैं यूज़र का नेम प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो इंस्टेंस है ना यूज़र 1, उसको मैंने क्रिएट किया नॉट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री मेथड जो कि क्रिएट है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको दोनों यूज केस क्लियर हो गया होगा कि क्या यूज केस होता है स्टैटिक मेथड में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे से क्वालकॉम में डायरेक्टली इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, कि क्या यूज केस होता है, क्या होगा अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूं, है ना। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखो, और उसके बाद आने वाला कंस्ट्रक्टर का वीडियो वो भी अच्छे से देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, इसलिए मैं इसको डेडिकेटेड लेक्चर में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। तो पाइथन जो होता है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक जावा और C++। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में डिटेल में। ठीक है, तो वही आगे कह रहा है कि एज पर पाइथन वाइल यू कांट मेक ए कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। ठीक है, पाइथन में आप किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट नहीं कर सकते हो, लेकिन यू कैन रेस्ट्रिक्ट और डिस्करेज इट्स डायरेक्ट यूज। ठीक है, तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली यूज ना हो। ठीक है ना, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हमने देखा कि पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास एट्रीब्यूट। फिर हमने देखा कि स्टैटिक मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। ठीक है, ऐसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों चीज़ों को। तो अब एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि क्या डिफरेंस होता है स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड, सिंटेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ये लिया है। ठीक है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इनिट। ठीक है, ये जो ग्रीट मेथड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस मेथड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं सेल्फ पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी मेथड के अंदर अगर मैं सेल्फ पास करता हूँ तो वो हो जाता है इंस्टेंस का मेथड, क्योंकि सेल्फ इज ए इंस्टेंस, इट इज़ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो इंस्टेंस का मेथड होता है उसमें हम लोग इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इंस्टेंस का मेथड। ठीक है, तो एक ऐसा यूज केस जहाँ पे मुझे इंस्टेंस का भी एट्रीब्यूट का एक्सेस करना हो, क्लास का भी एट्रीब्यूट एक्सेस करना हो, तो इन दैट केस मैं इंस्टेंस मेथड लिख सकता हूँ। दूसरा यूज केस क्लास मेथड। तो क्लास मेथड किसी इंस्टेंस का नहीं होता, वो एक क्लास का मेथड होता है। तो क्लास का जो मेथड होगा ना, गेट स्पेसिस अगर आप देखते हो तो उसके अंदर मैं CLS पास करता हूँ। तो CLS जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो क्लास का मेथड होता है उसमें मैं इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स में एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, उसमें मैं सिर्फ क्लास के एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक ऐसा यूज केस समझो जहाँ पे मुझे
क्लास के एट्रीब्यूट को अपडेट करना हो, ठीक है, उस पर कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना हो, तो मैं क्लास का मेथड लिखूंगा, ना कि इंस्टेंस का मेथड लिखूंगा, ठीक है। थर्ड यूज केस जो कि हमने देखा था स्टैटिक मेथड, तो एक ऐसा यूज केस जहाँ पे ना तो मुझे क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस करना हो, ना तो इंस्टेंस का एट्रीब्यूट एक्सेस करना हो, मुझे कुछ छोटे छोटे यूटिलिटी फंक्शंस परफॉर्म करना हो एज पर इनपुट और मुझे वो रिटर्न करना हो, तो इन दैट केस मैं सिर्फ स्टैटिक मेथड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड एक क्लास का मेथड होता है, लेकिन ये डिफरेंस होता है क्लास मेथड से कि स्टैटिक मेथड में आप क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, और स्टैटिक जो मेथड होता है ना उसके अंदर ना तो हम CLS आर्गूमेंट में देते हैं, ठीक है, ना तो सेल्फ देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। और स्टैटिक मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक डेकोरेटर यूज़ करना होता है @स्टैटिक मेथड, ठीक है। लेकिन क्लास मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे डेकोरेटर यूज़ करना पड़ता है क्लास मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और फिर मैं एक P1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ विद द नेम पर्सन संजीव एंड 22, और अगर मैं P1.greet कॉल करूँगा, है ना, अगर मैं P1.greet कॉल करूँगा तो ये कॉल होगा, है ना, और ये स्ट्रिंग मुझे रिटर्न होगा, प्रिंट होगा, है ना। दूसरे केस में अगर मैं पर्सन के हेल्प से गेट स्पेसिस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सन के हेल्प से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गेट स्पेसिस क्लास का मेथड है, इसलिए मैं उसको क्लास के हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और क्लास के मेथड को हम लोग इंस्टेंस के हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, है ना। तो P1 के हेल्प से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड केस में आते हैं स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक मेथड को भी हम लोग क्लास के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं और इंस्टेंस के हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे अगर मैं इंस्टेंस का मेथड कॉल करूँगा तो ये प्रिंट होगा, है ना, और जब मैं क्लास का मेथड से कॉल करूँगा विद द हेल्प ऑफ आइदर इंस्टेंस और क्लास, दोनों केस में मुझे सक्सेसफुली आउटपुट रिटर्न होगा। इवन स्टैटिक मेथड भी अगर मैं क्लास के हेल्प से कॉल करूँ या इंस्टेंस के हेल्प से कॉल करूँ, इन दैट केस ऑल्सो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो हमने देखा यही चीज़ मैंने एक समरी टेबल में दे दिया है ना, कि इंस्टेंस मेथड में कोई भी डेकोरेटर यूज़ नहीं होता है, क्लास मेथड में क्लास मेथड डेकोरेटर यूज़ होता है, स्टैटिक मेथड में स्टैटिक मेथड डेकोरेटर यूज़ होता है, ठीक है। इस इंस्टेंस मेथड का फर्स्ट आर्गूमेंट सेल्फ होता है, क्लास मेथड में CLS होता है, स्टैटिक मेथड में कोई भी आर्गूमेंट नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेंस मेथड क्लास के एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं और इंस्टेंस के एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्लास मेथड सिर्फ और सिर्फ क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता है और स्टैटिक मेथड दोनों में से किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आई होप हमने स्टैटिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा और मैंने इसको बहुत ईजी तरीके से प्रेजेंट करने का ट्राई किया एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें कि हम लोग कंस्ट्रक्टर इन पाइथन देखने वाले हैं। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।